हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम एक कुछ इम्पोर्टेंट रिलेशन है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, मैंने जो इसके पीछे वाली क्लास हुई इसमें आप वन मोनोएटॉमिक आइडियल गैस नाम से अपना टॉपिक था। तो उसका सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया था कि उसका पार्टीशन फंक्शन कैसे निकालते हैं। तो वो पार्टीशन फंक्शन जो भी निकले वो आपको याद रखना है। जो आया था अपने पास z=v/h 2πm kT की पावर 3/2। तो आप वो इम्पोर्टेंट है, वो आपको याद रखना है क्योंकि हर जगह वो आपका कम आएगा। उसके बाद मैंने क्या बताया, आपका वेग वितरण बंटन फलन निकाला था, वो भी मैंने आपको बता दिया था। आज हम अपन बात करने जा रहे हैं आदर्श गैस समीकरण को काम में लेते हुए कैसे इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो निकालते हैं। तो उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अपन को पूछा जाता है प्रूफ दैट आदर्श गैस समीकरण, या फिर वो पूछ सकता है कि आदर्श गैस समीकरण प्रूफ कीजिए। अब प्रूफ किसकी सहायता से करनी है? पार्टीशन फंक्शन लेते हुए। किसकी सहायता से? पार्टीशन फंक्शन। वैसे तो आप प्रूफ कर सकते हो आगे जो आएगी मैक्सवेल समीकरण के द्वारा भी आप प्रूफ कर सकते हो, यानी जो यूनिट फर्स्ट में आएगा। पर आपके यहाँ पे किससे प्रूफ करना है? आपको पार्टीशन फंक्शन के द्वारा प्रूफ करना है। ये चीज़ ध्यान रखना, यदि यूनिट थर्ड में पूछा जाए ऐसा क्वेश्चन कि प्रूफ दैट आदर्श गैस इक्वेशन यानी आइडियल गैस इक्वेशन, तो आपको इसके द्वारा जो अभी मैंने किया है उसकी तरीके से प्रूफ करना है। तो इसको एक बार समझ लो, फिर अपन देखते हैं इसमें क्या होता है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आप जब यूनिट फर्स्ट पढ़ोगे तो उसमें 2-3 तरह की एनर्जी आएगी, जिसमें एक तो होता है हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा, एक होती है गिब्स मुक्त ऊर्जा। तो इन ये 2 टाइप की आपकी एनर्जी आएगी, तो वो मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। अभी केवल आपको क्या करना है इसमें, जो क्योंकि ये यूनिट क्या है पूरी कैलकुलेशन वाली है, तो यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं है। मैं इसका फिजिकल मीनिंग आपको वहाँ पे बताऊंगा यूनिट फर्स्ट में। तो अभी आपको क्या करना है, केवल ये फॉर्मूलेट याद रखने की, जो गिब्स मुक्त ऊर्जा या हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा होगी वो क्या होगी? हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा। क्या है? हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा। इंग्लिश में भी इसे ये बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज एनर्जी। और एक आती है गिब्स मुक्त ऊर्जा, जिसे जी से व्यक्त करते हैं, वो इंग्लिश में भी वही बोलते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा, ठीक है, यानी गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। तो देखो, ये फॉर्मूला होता है आपका हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा का, F=U-ST। क्या होता है? F=U-ST। टी यहाँ पे क्या है आप जानते हो, टी यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर। एस क्या है यहाँ पे? एंट्रोपी। यू क्या है आपका? यू क्या है बताओ? यू जो आप उष्मागति के नियम में पढ़ती हो, DU क्या होता है आपने पास? DU=dQ+dW। उष्मागतिकी का फर्स्ट नियम आपको पता है, ये रहा। इसमें ये DU होता है, वो क्या होता है? आंतरिक ऊर्जा यानी इंटरनल एनर्जी, वही क्या है आपकी? DU, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या रखना है? हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा की परिभाषा का फॉर्मूला, यानी हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा F=U-ST होती है। ये चीज इतनी दिमाग में डाल देना, ठीक है। तो क्या हुआ? F=U-ST। यदि मैं इसको क्या करूँ, अवकलन के पदों में लिखूँ, किसके रूप में लिखूँ? अवकलन के पद में। तो अवकलन के पद में लिखूंगा तो क्या आएगा? DF=DU-DST। यहाँ पे क्या हो गया? DF तो ऐसे का ऐसे, ये DF ऐसे का ऐसे, DU ऐसे का ऐसे। इसका क्या होगा? UV से अवकलन होगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, इसका अवकलन कर रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले S ऐसे का ऐसे कर दिया, और DT का अवकलन, T का अवकलन DT ऐसे। ये जब प्लस आता पर यहाँ पे बाहर क्या है? माइनस है, उसकी वजह से अंदर भी क्या हो जाएगा? माइनस। UV से अवकलन कर रहे हैं तो T ऐसे का ऐसे, और अवकलन किसका हो गया? S का DS का, यानी S का DS क्या हो गया? अवकलन हो गया एंट्रोपी का। अब उष्मागतिकी का फर्स्ट नियम आप जानते हो क्या होता है? DQ=dU+dW। तो ये क्या हो गया? DQ=dU+dW। और आप जानते हो कि जो dW होता है उसको अपन किस रूप में लिख सकते हैं? PdV के रूप में। किस रूप में? PdV के रूप में। ये आपकी यूनिट फर्स्ट आएगी, इसमें सब कुछ आएगा डिटेल से, ठीक है। तो DQ=dU+PdW, और इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? PdV, क्योंकि ये क्या है, जो वर्क में प्रोग्रेस यानी वर्क में जो चेंज होता है वो किसके बराबर होता है? PdV के बराबर होता है, ठीक है। उष्मागतिकी का सेकंड नियम क्या कहता है, जिसे एंट्रोपी का नियम बोलते हैं, जिसे बोलते हैं अपन DQ=dTS। क्या बोलते हैं? DQ=dTS। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो SDS=dQ/T। ये भी आपने पढ़ चुका हो, दोनों फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे। तो देखो, यहाँ पे क्या DQ=dTS है। क्या ये TDS को मैं समीकरण नंबर 2 में यहाँ पे रख सकता हूँ, DQ की जगह रख सकता हूँ। तो क्या किया, समीकरण 3 से 2 में DQ था, वहां पर क्या रख दिया? TDS रख दिया। सेकंड नियम से प्रथम नियम में क्या किया? उष्मागतिकी का जो सेकंड नियम था वहां से प्रथम नियम में क्या रखी है? वैल्यू रखी है। तो ये क्या आ गया अपना? TDS DU+PdV ऐसे का ऐसे, ठीक है। अब मैंने क्या किया? TDS का मान किस में रखा है? समीकरण 1 में, यानी TDS समीकरण 1 कौन सी है? ये वाली। इसमें देखो, ये तो ऐसे की ऐसे समीकरण वैल्यू किसकी रखनी है अपन को? TDS की। तो TDS का मान रख दिया समीकरण 1 में। तो समीकरण जो 4 से मान आया समीकरण 1 में रखा है, ठीक है। तो TDS का मान रख दिया समीकरण 1 में। तो देखो, DF ऐसे का ऐसे, ये DU ऐसे का ऐसे,
एच डी टी ऐसे का ऐसे। अब जो टी डी एस था, टी डी एस की जगह क्या आया, डी यू प्लस का पी डी वी, पर यहाँ पे माइनस है तो अंदर क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा एच डी टी माइनस का सॉरी डी यू माइनस का पी डी वी। अब देखो ये प्लस माइनस का डी यू, ये प्लस का डी यू, तो एक दूसरे से क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा। तो ये क्या हो गया, डी एफ ऐसे का ऐसे माइनस एच डी माइनस का पी डी वी, ये होगा। अब आप क्या जानते हो कि समतापी निकाय की बात करते हैं। समतापी निकाय यानी जिसका टेम्परेचर क्या हो, सेम हो। यदि मैं समतापी निकाय की बात करता हूँ तो T इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। T सेम की बात करते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट। समदाबी निकाय, सम आयतनीय निकाय, ये सब क्या होते हैं, सिस्टम होते हैं। आपने पढ़ा होगा आइसोथर्मल, जिसे क्या बोलते हो, आइसोथर्मल, ठीक है। तो आइसोथर्मल में क्या होता है, T इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट, तो dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। जब ये वाली जीरो होगा तो अपन कह सकते हैं कि dF इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस PdV। कैसे, जब t कांस्टेंट है, dt की वैल्यू क्या होगी, जीरो, तो यहाँ पे ये वाली टर्म क्या हो जाएगी आपकी, जीरो। तो ये हो जाएगा dF इक्वल टू माइनस का PdV। तो क्या बचेगा आपके पास, ये टर्म जब जीरो हो गई तो ये क्या बचा, ये वाली टर्म बची, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, dV को इधर भेज देता हूँ। अब देखो ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया मतलब इसको ये फुल डेरिवेटिव का इसको मैं पार्शियल में बदल सकता हूँ, क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो ये क्या हो गया, डेल एफ अपॉन में डेल वी इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, माइनस का पी। अब आप क्या जानते हो, समवितरण फलन जानते हो, किसके लिए, किसके लिए, मोनोएटॉमिक आइडियल गैस के लिए, यानी 1D क्या, एक विमीय आदर्श गैस के लिए। तो ये वाला अपन ने पहले फर्स्ट क्लास में निकाला था, तो ये आपको याद रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू आप जानते हो V/H 2πm KT/3/2। अब आपको कुछ रिलेशन मैंने बोला था कि आपको कुछ रिलेशन आपको इसमें याद रखने पड़ेंगे, जिससे अपन को कैलकुलेशन फाइंड करनी होगी। तो इसमें एक रिलेशन ये भी आता है, समवितरण फलन व हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा में संबंध, जिसका रिलेशन क्या है, F इक्वल टू माइनस का NKT और log EZ। क्या है, F इक्वल टू माइनस का NKT और log EZ। तो ये क्या हो जाएगा, समवितरण फलन, यानी समवितरण फलन क्या आपके पास, यानी पार्टीशन फंक्शन, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, या आप बोल सकते हो पार्टीशन फंक्शन, जिसकी वैल्यू क्या है Z, और जो हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा है वो क्या होती है F। तो इसमें रिलेशन क्या होता है, F इक्वल टू माइनस NKT log EZ। तो क्या किया, सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे log Z निकालना है। तो आपके पास Z है तो इसका log लेके log Z निकाल सकते हो। तो क्या किया, देखो इस पूरे का क्या ले लिया, log ले लिया। तो ये पूरे का मैंने क्या ले लिया, log ले लिया, ये log लिख दिया, ये टर्म ऐसे कैसे। अब इसको मैं पूरा लॉग को एक टर्म में एक साथ लिख दूं और माइनस का log H लिख सकता हूँ। log A माइनस का log B क्या होता है, log A अपन में B होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये क्या चला जाएगा माइनस में log E H, ठीक है। अब इसको भी मैं ये अलग अलग कर दूं, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, यानी log A B होता है, तो उसको मैं log A प्लस का log B लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, log A प्लस का log B, यानी इस टाइप के फॉर्मूले आपको पता ही होगा। log A B है तो वो क्या लिखेंगे, log A प्लस का log B। ऐसे यदि आपके पास log A माइनस log B है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, log A अपॉन में B। ये फॉर्मूले आप जानते हो पहले से, छोटी क्लास के है। तो ये क्या किया, देखो log A भी अलग कर दिया। जब इसका log मैं अलग लूंगा तो ये पावर आगे ले सकता हूँ, तो ये पावर आगे आ जाएगी 3/2 log E, यानी log A की पावर n होता है तो आप उसे क्या लिखते हो, n log A लिखते हो। ऐसे ही तो लिखते हो n log A, यानी कैसे, जब log A की पावर n होता है तो आप कैसे लिखते हो, n log A, इस टाइप से लिखते हो, ठीक है। ये ग्रीन वाला जो लिखा है ये आप नोट्स में मत लिखना, ये आपको समझने के लिए लिखा है। तो ये क्या हो जाएगा, log EV प्लस का 3/2 आगे आ जाएगा, log 2πm KT और माइनस का log E। अब देखो इसमें क्या होगा, अपन को क्या रिलेशन निकालना है, ये F निकालना है। क्या निकालना है, ये F निकालना है, यानी ये क्या निकालना है, समवितरण फलन व हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा निकालनी है। एक तरह से मान लो ये क्या निकालनी है अपन को, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा निकालनी है। तो F में मैं क्या रखूंगा, log Z की वैल्यू रखूंगा। log Z अपना निकल गया, तो F में ये माइनस NKT ऐसे का ऐसे, log Z की मैं ये वैल्यू रखी तो ये क्या आ जाएगी आपकी, log Z की वैल्यू। तो जो ये log Z की वैल्यू आई मैंने इसको ऐसे का ऐसे रख दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कौन सा प्रोसेस लिया था, समतापी निकाय, यानी T को नियत मानकर क्या करते हैं, V के सापेक्ष अवकलन। ये अब ये V के सापेक्ष अवकलन क्यों करते हैं, देखो समीकरण 6 में देखो समीकरण 6 अपनी ये निकली थी, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले अपन को पूछा क्या गया था, प्रूफ दैट PV इज इक्वल टू NRT। अब ये तो डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, तो अब देखो यहाँ तक तो अपन आ गए। अब अपन को यहाँ से पता लगा कि सबसे पहले तो अपन को क्या चाहिए, F चाहिए। तो आप जानते हो कि F और Z में जो रिलेशन होता है वो ये होता है, तो यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, सबसे पहले तो F निकाल लिया। अब जब F निकल गया तो आप इस टर्म को फाइंड आउट कर सकते हो, यानी डेल F अपॉन में डेल V और कॉन्स्टेंट क्या होगा T, यानी इसका मीनिंग क्या होगा, T को कॉन्स्टेंट रखते हुए V के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशियल करना है। यही टर्म अपन फाइंड आउट कर रहे हैं, T को कांस्टेंट मानकर V का क्या करना है, डिफरेंशियल करना है। तो देखो मैंने यही किया, T को नियत मानकर V के सापेक्ष क्या किया है, अवकलन किया। तो देखो ये क्या हो जाएगा,
डेल एफ अपॉन में डेल वी हो जाएगा, अपॉन में कांस्टेंट क्या रखना है आपका, टी रखना है। ये कांस्टेंट मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, कांस्टेंट क्या रखना है आपको, टी रखना है। ठीक है, जब ये वाली वैल्यू टी रखोगे, ये क्या रखोगे आप, टी, तो देखो ये क्या आ जाएगा, डेल एफ अपॉन में डेल वी किसके रेस्पेक्ट में अवकलन हो रहा है, वी के रेस्पेक्ट में। देखो वी वाली टर्म यहाँ पे केवल कितनी है, ये एक ही टर्म है, इसमें वी है क्या, नहीं है, मतलब ये जीरो, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है, इसमें वी नहीं है, मतलब ये जीरो। केवल क्या रहेगा आपके पास, लॉग वी का अवकलन हो जाएगा, वो क्या होगा आपके पास, 1 अपॉन वी। तो मैंने क्या किया, 1 अपॉन वी कर दिया, जो माइनस का एन के टी है वो क्या कर दिया, ऐसे का ऐसे रख दिया। अब मैं बात करता हूँ, देखो डेल एफ अपॉन डेल वी, टी ऐसे का ऐसे, माइनस का एन के टी अपॉन में क्या हो गया, वी। अब समीकरण 6 और 7 को आप कंपेयर कर सकते हो। इसके बराबर में क्या था, माइनस का पी, इसके बराबर में क्या आया, माइनस का एन के टी बाई वी। क्या मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ, तो माइनस पी किसके साथ कंपेयर होगा, इस वाली टर्म के साथ। तो क्या कर दिया, माइनस का एन के टी बाई वी, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ये वी इधर आएगा, पी वी इज इक्वल टू एन के टी, और एन के आप जानते हो क्या होते हैं, स्मॉल एन आर, यानी ये क्या हो जाएगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ से आपकी क्या हो जाएगी, आइडियल गैस इक्वेशन प्रूफ हो जाएगी। तो इस तरीके से करनी है। तो देखो आपको सबसे पहले क्या याद रखना है, संवितरण फलन क्या होता है, तो सिग्मा जेड इज इक्वल टू सिग्मा ई की पावर माइनस बीटा ई आई। ठीक है, प्रायिकता का लिए लिखाया था मैंने, पी इज इक्वल टू क्या होता है, तो पी इज इक्वल टू क्या लिखाया था बताओ, ई की पावर माइनस बीटा ई आई अपॉन में जेड। ठीक है, अब थर्ड क्या लिखाया था मैंने, थर्ड आपको यही याद रखना है कि यदि संवितरण फलन और किसमें हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा में जो संबंध होता है वो क्या होता है, माइनस एन के टी बाय लॉग जेड। तो यही आपको याद रखना। इसके आगे कुछ एक दो फॉर्मूले और आएंगे इसी क्लास में, तो उसको भी मैं आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा। तो आप इसको एक बार लिखिए, तो इसमें लिख लीजिए पहले तो, ये तो डायरेक्ट ही लिख लीजिए, इसमें कुछ थ्योरी तो है नहीं, लिख लीजिए इसको डायरेक्ट ही। इसको आप लिखिए जितने में इंक डाल देता हूँ। जो मैं ये बीच में आपको समझाने वाली कुछ टर्म लिखता हूँ तो वो केवल आपको समझना है, वो नोट्स में नहीं लिखनी है। ठीक है, अब जैसे मैंने ये लॉग के फॉर्मूले लिखे तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप मैथ के स्टूडेंट हो, सब जानते हो। कुछ ये क्या है, आपकी स्टैटिक्स है, तो स्टैटिक्स में आपको कुछ फॉर्मूले तो याद रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि बिना फॉर्मूले के ये आगे नहीं चलेगी।
लिख दिया। लिख दिया होगा शायद। कुछ नहीं किया मैंने, देखो सबसे पहले क्या किया, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा की परिभाषा ली है, F = U - का ST लिया, इसका अवकलन को टर्म में यानी डिफरेंशियल टर्म में लिखा है, तो ये इसकी डिफरेंशियल टर्म हो गई। उष्मागतिकी का यानी थर्मोडायनेमिक्स के दोनों लॉ जानते हो, फर्स्ट और सेकंड, तो दोनों लॉ लिख दिए। लॉ के हिसाब से अपन ने क्या निकाली, इक्वेशन निकाल दी। अब यहाँ पे मैंने क्या लिया, आइसोथर्मल प्रोसेस यानी T कांस्टेंट लिया है, तो उससे आपका ये फॉर्मूला निकला। और इससे आगे आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है कि F = क्या होता है, माइनस का NKT log Z। यहाँ पे अपन को क्या चाहिए, तो log Z निकालो पहले, log Z निकालने के बाद F निकालो, और F का जब आ जाए तब अपन को ये टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं और -P के इक्वल रख सकते हैं। हटाओ, चले आगे, लिख दिया होगा। चलते हैं, ठीक है। अब देखो अपन को कुछ और टर्म निकालनी है, वो भी निकालते हैं। अपन को log Z चाहिएगा, इसलिए मैं log Z एक बार ऐसे कैसे लिख देता हूँ। चलो नेक्स्ट क्या निकालना है आपको, उनको नेक्स्ट निकालना है, सेकंड पॉइंट लगा लो। ये तो अपन ने क्या निकाला, PV = nRT समिश्रण फलन की सहायता से या पार्टीशन फंक्शन की सहायता से क्या निकाला अपन ने, Z निकाल लिया, सॉरी क्या निकाला, आइडियल गैस इक्वेशन निकाली। अब मैं निकालता हूँ उसकी सहायता से क्या, निकाय की आंतरिक ऊर्जा। क्या निकालता हूँ, निकाय की आंतरिक ऊर्जा यानी इंटरनल एनर्जी, ठीक है, यानी इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम या सिस्टम ऑफ इंटरनल एनर्जी, ठीक है। यदि आंतरिक ऊर्जा की बात करता हूं तो देखो सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा आपके पास, इसको सबसे पहले डिनोट करते किससे, E एवरेज से, = ये क्या होता है NKT² और del/del T, और ये होता है आपके पास log EZ। इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको यही याद रखना है। देखो पहले ही जब यदि F निकालना हो आपको तो क्या होता है, F = होता है माइनस का NKT log EZ, ठीक है। एक तो यही याद रखना है, Z होगा तो log EZ निकाल ही सकते हो, और वहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, F निकाल सकते हो। यदि उसकी इंटरनल एनर्जी निकालनी है तो आपको ये क्या याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। यदि उसकी क्या निकालना है, ऊष्माधारिता निकालनी है, तो ऊष्माधारिता निकालने के लिए क्या याद रखोगे आपकी, E ऊष्माधारिता निकालने के लिए E का एवरेज अपॉन में क्या आएगा, del/del T, ठीक है। तो इसको मैं अभी जो इसके आगे ये जस्ट आने वाला है तो मैं आपको जब भी बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले तो क्या करें, आपको E एवरेज निकालना है, तो E एवरेज निकालने के लिए क्या करें, NKT² del/del T log EZ। अब आप जानते हो कि log Z क्या होता है, सबसे पहले तो Z पता होना चाहिए, जो तो Z क्या हो जाएगा 2πm KT/3/2। देखो यही, यदि ये निकाला हुआ नहीं हो तो भी आपको डायरेक्ट भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है डायरेक्ट पूछ ले कि निकाय की आंतरिक ऊर्जा निकालिए, समिश्रण फलन की सहायता से निकाय की आंतरिक ऊर्जा निकालिए, तो आपको डायरेक्ट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, Z = V/h 2πm KT। यदि मैं यहाँ पे log Z निकालता हूँ तो log Z निकालने के लिए क्या करूँगा, वही log Z लूँगा, तो ये क्या हो जाएगा log E, पूरा ही निकाल लेता हूँ वापस, नहीं तो आप कहोगे कि सर आपने तो पूरा नहीं निकाला, हम पूरा क्यों निकाले, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है, पूरा ही निकाल देता हूँ एक बार।
तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ log ई वी और 2 पाई एम के टी की पावर 3/2 माइनस का क्या लिखोगे आप, log ई एच लिखोगे। ये क्या हो जाएगा log ई वी, इसको मैं प्लस में लिख सकता हूँ, दोनों मल्टीप्लाई में, तो log तो 3/2 log 2 पाई एम के टी और माइनस का क्या आ जाएगा log ई एच। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया log ई जेड आ गया, ये क्या आ गया आपका log ई जेड आ गया। ठीक है, अब देखो ये अपने पास क्या निकालना था, log ई जेड ही तो निकालना था। अब अपने पास क्या है, इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं, ई क्या है आपके पास एवरेज वैल्यू, यानी अब अपन इसकी क्या निकाल सकते हैं, आंतरिक ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा एन के टी स्क्वायर डेल बाय डेल टी, log जेड की वैल्यू आ गई, तो log जेड का मान समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 में log जेड का मान रखने पर तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा देखो आपके पास ई तो ऐसे का ऐसे, ई एवरेज क्या आ जाएगा आपके पास ऐसे का ऐसे, फिर क्या आएगा एन के टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास एन के टी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या डेल बाय डेल टी, तो ये क्या हो जाएगा आपका डेल बाय डेल टी। ठीक है, log जेड है तो log जेड की वैल्यू क्या है, कंप्लीट ये वाली है, तो इसको मैं पूरा ही लिख दूं ब्रैकेट में, log ई वी प्लस का 3/2 log ई 2 पाई एम के टी, और ये क्या हो जाएगा माइनस का log ई एच। अब देखो यहाँ पे ये किस पर डिपेंडेंट है, पार्शियल डिफरेंशियल है, किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। इसका अवकलन होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये v है तो t का v के रेस्पेक्ट में 0। इसका होगा क्या, नहीं होगा। h क्या है, फेज स्पेस है, यानी इसका भी नहीं होगा, यानी 0। केवल अवकलन किसका होगा, इस बीच वाली टर्म का। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास n के टी स्क्वायर, इसका अवकलन करोगे तो बताओ क्या होगा, ये 3/2 तो ऐसे का ऐसे रह गया। फिर क्या होगा log 2 पाई बाय log 3/2, तो मैंने क्या रख दिया ऐसे का ऐसे। क्या है यहाँ पे log 2 पाई एम के टी, यानी किसके रेस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं अपन, टी के रेस्पेक्ट में। तो ये तो क्या आ जाएगा अपने पास 2 पाई एम के टी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा अपने पास, जब टी का अवकलन होगा तो 2 पाई एम और टी का अवकलन क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा आपका ये वाली टर्म। तो देखो 2 पाई एम से 2 पाई एम कटेगा, के से के कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास एन के टी स्क्वायर 3/2 और 1/t। जब ये t से t कैंसिल आउट होगा तो ये क्या बचेगा, तो ये आपका आएगा 3/2 एन के टी। ये क्या आ जाएगी आपकी, इसकी इंटरनल एनर्जी आएगी, आंतरिक ऊर्जा आएगी। यदि मैं इसको एन आर के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो आप जानते हो कि एन के को आप क्या लिख सकते हो, एन आर लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू 3/2 एन आर टी। ये क्या हो गई आपकी, एक क्या है अपने पास ये वाली क्या इक्वेशन निकली है, ये अपनी निकली है कि एक विमीय आदर्श गैस के लिए 1D या मोनोएटॉमिक आइडियल गैस के लिए क्या है आपके पास इंटरनल एनर्जी को व्यक्त करता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि एक विमीय आदर्श गैस के लिए आंतरिक ऊर्जा को व्यक्त करता है। तो इसको लिख लीजिए, पहले इसकी डेफिनेशन लिखना। तो लिखो समीकरण निकाय की आंतरिक ऊर्जा लगाओ, इसमें लिखो हम जानते हैं कि संवितरण फलन और आंतरिक ऊर्जा के मध्य, हम जानते हैं कि संवितरण फलन और आंतरिक ऊर्जा के मध्य निम्न संबंध होता है। हम जानते हैं कि संवितरण फलन और आंतरिक ऊर्जा के मध्य निम्न संबंध होता है। तो ये संबंध लिख लो, फिर आप इसकी कैलकुलेशन भी कर दो कंप्लीट। कंप्लीट रिलेशन लिख दो ये।
तो इस टाइप से आ जाएगी। तो आप एग्जाम में कर सकते हो कि कोई भी आदर्श गैस के लिए यदि आपको पूछे कि एफ निकालो यानी हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा निकालो तो भी आप निकाल सकते हो। फॉर्मूला पता है एफ इक्वल टू माइनस एन के टी लॉग जेड। यदि वो कहता है आंतरिक ऊर्जा निकालो तो भी आप निकाल सकते हो। फॉर्मूला पता है एन के टी स्क्वायर डेल बाय डेल टी लॉग जेड। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट अपन को क्या निकालना है, थर्ड पॉइंट यानी उष्माधारिता। उष्माधारिता यानी हीट कैपेसिटी। लिख दिया होगा। इसके लास्ट में एक लाइन लिख लेना। क्या लाइन लिखोगे कि यह समीकरण एक परमाणु कणों के लिए, यह समीकरण एक परमाणु कणों के लिए आंतरिक ऊर्जा को व्यक्त करता है। यह समीकरण एक परमाणु कणों के लिए आंतरिक ऊर्जा को व्यक्त करता है। यह समीकरण एक परमाणु कणों के लिए आंतरिक ऊर्जा को व्यक्त करता है। अब थर्ड पॉइंट लगाओ, उष्माधारिता हीट कैपेसिटी। थर्ड पॉइंट लगाओ हीट कैपेसिटी, उष्माधारिता। अब देखो हीट कैपेसिटी को, उष्माधारिता को कैसे निकालते हैं। यदि मैं इसका फॉर्मूला बताऊं तो इसको मैं लिख सकता हूं उष्माधारिता की परिभाषा से। ये आपने पढ़ रखा है पहले, सी पी और सी वी मेयर संबंध होता है, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। तो देखो परिभाषा क्या होती है, सी वी की बात करूं तो ये क्या होगा आपके पास डेल आंतरिक ऊर्जा अपॉन में क्या आ जाएगा इसमें टी, क्या आ जाएगा। जब ये वाली टर्म निकालोगे तो अपनी क्या निकलेगी, उष्माधारिता। अब देखो यहाँ पे इस फॉर्म में भी आ सकता है, यदि ये नहीं आए तो, और ये भी आ सकता है। कैसे, इस फॉर्म में भी ये हो सकता है डेल यू अपॉन में डेल टी। देखो यदि वो आंतरिक ऊर्जा पूछता है तो आंतरिक ऊर्जा को या तो अपन ई एवरेज से डिनोट करोगे या फिर किससे डिनोट करोगे आप, यू से। तो देखो यदि आपको डायरेक्ट पूछता है कि एक विमीय गैस के अणु के लिए क्या निकालो, आप उष्माधारिता निकालो। तो उष्माधारिता निकालने के लिए आपको पता है सबसे पहले अपन को क्या चाहिएगा, ये फॉर्मूले में डेल ई या फिर यू की वैल्यू चाहिएगी। तो यू की वैल्यू निकालने है, इसका मतलब क्या निकालना है अपन को, आंतरिक ऊर्जा निकालनी है। तो आंतरिक ऊर्जा निकालने के लिए पहले ये वाला कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ये निकलेगा। ठीक है, तो इसको मैं निकालता हूं तो देखो सी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल टी। और ये क्या आ गया, ई एवरेज आ गया आपके पास 3/2 एन के टी आ गया। यदि टी के रेस्पेक्ट में अवकलन करूंगा तो क्या बचेगा, 3/2 एन के टी का क्या हो जाएगा 1। तो ये क्या हो जाएगा, सी वी इज इक्वल टू 3/2 एन के। ठीक है, यदि मैं इसको उसमें कन्वर्ट करूँ, क्या एन के इज इक्वल टू क्या होता है आप जानते हो, एन आर होता है। तो सी वी इज इक्वल टू ये क्या लिख सकता हूँ मैं, 3/2 एन आर। तो ये किसको व्यक्त करता है, एक विमीय गैस के लिए या एक विमीय गैस के अणु के लिए किसको व्यक्त करता है, उष्माधारिता को व्यक्त करता है। तो इसको भी आप लिख लो, लिख दीजिए इसको भी। यदि n इज इक्वल टू क्या हो आपके पास, n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, यानी यदि n इज इक्वल टू मोल की संख्या क्या मान ले अपन, मोल की संख्या यदि n इज इक्वल टू क्या मान ले, 1 मान ले। तो ये क्या हो जाएगा, सी वी इज इक्वल टू 3/2 आर। लिखो इसको भी, उष्माधारिता को भी। फिर अपन को एक टर्म और निकालनी है जिसका नाम है एंट्रोपी। क्या निकालनी है, एंट्रोपी। इसको लिखो, फिर मैं वो बताता हूँ।
लिख दिया, निकाले एंट्रोपी। अब देखो एंट्रोपी निकालने के लिए क्या करते हैं, थर्ड पॉइंट लगा लो, ये थर्ड था तो फोर्थ लगा दो, एंट्रोपी। अब देखो एंट्रोपी के लिए, एंट्रोपी को किससे व्यक्त करते हो आप, एस से, और एस का कोई ऐसा कोई प्रॉपर फॉर्मूला तो अपन को पता नहीं है जिससे एंट्रोपी निकाल सके। एक तो होता है उष्मागतिकी का सेकंड नियम, जो क्या होता है TdS इक्वल टू dQ या TdS इक्वल टू dQT होता है, इस टाइप में होता है, तो उससे तो आप नहीं निकाल सकते। तो क्या मैंने एक रिलेशन काम में लिया था, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा, यानी F इज इक्वल टू क्या लिया था, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा की परिभाषा से एक रिलेशन बताया था मैंने आपको अभी इसी डेरिवेशन में, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा की परिभाषा से क्या बताया था कि F इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का U माइनस का ST होता है। यही किया था जब अपन ने PV इज इक्वल टू nRT प्रूफ किया, वहाँ पे यही इक्वेशन काम में लेती। क्या मैं इसको यहाँ पे S क्या है, एंट्रोपी है, तो यहाँ से मैं एंट्रोपी निकाल सकता हूँ क्या, F माइनस का क्या हो जाएगा U, तो ये क्या हो जाएगा आपका ST। या फिर आप इसको ऐसे करोगे, माइनस से यदि हटाना है तो क्या करो आप ST को इधर ले आओ, तो ये ST इज इक्वल टू U माइनस का क्या हो जाएगा F। आप जानते हो U यहाँ पे क्या है, निकाय की आंतरिक ऊर्जा होती है, F क्या है, F भी आप निकाल चुके हो पहले, क्या है आपके पास, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा है, तो ये क्या हो जाएगा ST। तो इसको मैं एंट्रोपी निकालनी है तो T को नीचे भेजूँ तो U/T माइनस का क्या हो जाएगा F/T। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, इसको मैं नंबर दे देता हूँ 1, ठीक है। अब क्या करना है आपको, U, तो एक विमीय के लिए U जानते हो आप कितना होता है, एक विमीय के लिए देखो मैंने U निकाला है, यानी आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा आपकी क्या आई है 3/2 NkT। यदि फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहोगे तो भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले के रूप में बताओगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो S ऐसे का ऐसे, U ये 1/T मैंने एक बार के लिए क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। U की वैल्यू क्या होती है, U यानी निकाय की आंतरिक ऊर्जा, तो U कैसे निकला था आपका NkT² डेल बाय डेल T, और ये क्या था log Ez, यही था आपके पास। यदि मैं F की बात करूँ तो ये क्या था, F था माइनस का NkT और log Ez, ऐसे ही था। बताओ U और F का फॉर्मूला यही था क्या, देख लो एक बार, चेक कर लो कहीं गलत ना हो जाए। सही है क्या, सही है, तो फिर चलते आगे। अब देखो आपके पास, मैं एक बार पूरा, वैसे आप चाहते तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू रख सकते थे 3/2 nRT, और यहाँ से आप वैल्यू सकते थे ये वाली, पर इसको मैं एक बार यदि एग्जाम में आ जाए आपका कंप्लीट तो पूरा ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्ट वैल्यू नहीं चलेगी, तो उसको अपन पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये वाली टर्म आ गई, तो ये क्या बना आपके पास 1/T NkT² डेल बाय डेल T log Ez, ये प्लस हो जाएगा NkT और log Ez। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब सबसे पहले अपन को किसकी जरूरत है, log Z की। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि Z इज इक्वल टू क्या होता है, V/H 2πm kT की पावर 3/2। तो सबसे पहले तो आप log Ez निकालो, तो देखो log Ez निकालोगे तो ये क्या आएगा, डायरेक्ट लिख दूँ मैं, ये हो जाएगा log EV प्लस 3/2 log E 2πm kT, ठीक है, और माइनस का क्या हो जाएगा log EH। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं ये वैल्यू का रखूंगा, इसमें रखूंगा, यानी मैं समीकरण नंबर किस में रखूंगा, 2 में रखूंगा। तो देखो यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा क्या, S तो क्या है आपके पास ऐसे का ऐसे, 1/T क्या है आपके पास ऐसे का ऐसे, यहाँ पे क्या है आपका NkT², ठीक है, NkT² रख दिया, डेल बाय डेल T log Z है, तो log Z का अवकलन करना है किसके रेस्पेक्ट में, डेल बाय डेल T। तो यहाँ मैं पहले ये अवकलन वाली टर्म लिख दूँ क्या, log Ez लिख सकता हूँ, तो ये क्या आएगा बताओ 3/2, तो आपके पास ऐसे का ऐसे रह जाएगा, log का क्या हो जाएगा 1/2πm kT, और यहाँ क्या हो जाएगा 2πm k, T का क्या हो जाएगा 1, तो ये 4 टर्म से 4 टर्म कट जाएगी, तो क्या बचेगा 3/2 और नीचे क्या बचेगा T। तो केवल आपका जो अवकलन होगा वो क्या होगा NkT² और ये हो जाएगा 3/2 T। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। फिर क्या हो गया प्लस का, ये प्लस का NkT ऐसे का ऐसे, प्लस का NkT ऐसे का ऐसे, log Z है तो log Z देखो यहाँ पे कंप्लीट वैल्यू रखनी है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास, इसकी वैल्यू रखोगे तो log EV प्लस 3/2
log e 2πm kt और माइनस का log e h, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब देखो ये वाली टर्म आ गई, तो इसको कैसे लिख सकते हो, एस इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यदि मैं इस टी को भी अंदर ले लूँ, ये जो बाहर टी था अपना, इसको मैं अंदर ले लूँ, तो देखो टी से टी कट गया, तो ये क्या बचा अपने पास 3/2 n के बचा, ठीक है, प्लस का n के टी और ब्रैकेट में ये कंप्लीट टर्म है ही है, log e v प्लस का 3/2 log e 2πm kt और माइनस का क्या हो जाएगा log e h। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये क्या हो गया, s इज इक्वल टू ये वाली टर्म हो गई। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, देखो n के कॉमन ले सकता हूँ, ये t भी हट जाएगा क्योंकि ये टर्म मल्टीप्लाई होगा तो t से t हट जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास 3/2, n के कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा अपने पास log e v प्लस 3/2 log e 2πm kt और माइनस का क्या हो जाएगा log e और h, ठीक है। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, इसकी एंट्रोपी आ जाएगी। यदि आपको r की फॉर्म में लिखना हो तो आप जानते हो कि n के इज इक्वल टू क्या होता है आपका nr होता है, तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो s इज इक्वल टू nr 3/2 प्लस log e v प्लस 3/2 log e 2πm kt माइनस का log e और h, ठीक है। ये भी क्या आपका क्या है, एंट्रोपी है। देखो कुछ करना नहीं है इसमें, आपको केवल यहाँ से आपको पता लगाना, ये फॉर्मूला याद करना बस। F इज इक्वल टू यू माइनस एच टी होता है, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा की डेफिनेशन होती है। तो इसको मैं क्या करूँ, एच टी को इधर ले आऊँ तो यू माइनस एफ हो जाएगा। यहाँ पे एस क्या एंट्रोपी है, तो टी को नीचे भेज दो तो यू बाई टी माइनस का एफ बाई टी। यू आप पहले निकाल चुके थे, फॉर्मूला आपको पता है एन के टी स्क्वायर डेल बाई डेल टी लॉग जेड, और जो एफ था इसका भी फॉर्मूला पता है माइनस का एन के टी अपॉन में लॉग जेड। क्या मैंने दोनों फॉर्मूले आपको बता दिए थे पहले, इसकी कैलकुलेशन मैंने दोनों की बता चुका हूँ पहले। तो अब क्या किया मैंने, दोनों फॉर्मूले लिख दिए। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो एन के टी लॉग जेड ऐसे का ऐसे, इसमें क्या किया ये टर्म ऐसे की ऐसे। अब लॉग जेड जानते हो तो जेड आपको पता है तो लॉग जेड निकाल ही सकते हो। ये क्या है आपका एक विमीय गैस के लिए क्या है, सम्मिश्रण फलन है, सम्मिश्रण फलन है एक विमीय अणु के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आइडियल गैस के लिए क्या है, एक अणु का सम्मिश्रण फलन है। तो ये हो जाएगा आपके पास, कैलकुलेशन करोगे तो ये क्या निकला आपका, ये निकला आपका क्या लॉग जेड। अब देखो लॉग जेड में अपन को जो टर्म चाहिए वो कौन सी चाहिए, डेल बाई डेल टी लॉग जेड, तो ये मैंने निकाल दिया। ये क्या आएगा 3/2t, तो 3/2t कर दिया। ये टर्म ऐसे की ऐसे एन के टी लॉग जेड की, ये कंप्लीट क्या रख दी मैंने, वैल्यू रख दी। देखो टी का मल्टीप्लाई करूंगा तो एक टी से टी ये कट गया, 3/2 बचा तो ये 3/2, एन के बचा तो एन के, और जो टी बचा था इस टी से कैंसिल आउट हो जाएगा। जो ये वाला टी था ये भी अंदर आएगा तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा ये वाली टर्म और ये कंप्लीट ऐसे का ऐसे। एन के कॉमन आ सकता है तो एन के मैंने कॉमन ले लिया तो ये टर्म आ जाएगी, और यही आपकी क्या कहलाएगी, एंट्रोपी का फॉर्मूला कहलाएगी। या फिर एन के इज इक्वल टू एन आर लिखते हो तो आप इस रूप में कहलाएगी, ठीक है। तो ये क्या व्यक्त करता है, यह एक विमीय अणु के लिए या मोनोएटॉमिक आइडियल गैस के लिए क्या व्यक्त करता है, अपने पास एंट्रोपी को व्यक्त करता है। लिख लीजिए इसे। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, चाहे कोई सा भी रिलेशन पूछो, एंट्रोपी पूछो या एफ पूछो या फिर उसकी आंतरिक ऊर्जा पूछो, या फिर वो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है कि सिद्ध कीजिए कि एक विमीय अणु के लिए जो गैस की आंतरिक ऊर्जा होती है आदर्श गैस की वो कितनी होती है, 3/2 NKT होती है। इस टाइप से वो दे सकता है।
ठीक है, आपने लिख दिया होगा। तो आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो है वायु दाब समीकरण, बायोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है।